हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एबनॉर्मल मोलर मासेस एंड वांट ऑफ फैक्टर। आज का सबसे पहला आर्टिकल होगा ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज़ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी हमने प्रूफ करना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहले वाली वीडियो में हम कर चुके थे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है, लेकिन जब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर आएगा। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? दैट इज़ ऑब्जर्व दैट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं? जहाँ पर हमने वाटर को यूज़ करके इसके मिक्सचर बनाए हुए होते हैं, इसके सॉल्यूशंस बनाए हुए होते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ गिवन ऐसी, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगी? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। देन यहाँ पर सारे सिंबल्स का मतलब क्या होगा? C इज़ अ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, दैट इज़ द सिंबल फॉर द मोलरिटी, एंड T इज़ टेम्परेचर एंड R इज़ गैस कांस्टेंट। देन फॉर अ सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन के लिए किसी भी गिवन टेम्परेचर पर, कोई भी टेम्परेचर हो मान लो, दोनों जो R एंड T वैल्यूज जो होती हैं ये हमें कांस्टेंट लेनी पड़ती हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास ये इक्वेशन जो है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, अगर यहाँ पर आर एंड टी कांस्टेंट हो जाएंगी तो मान लो इसको हमने इग्नोर कर दिया एक टाइम के लिए। जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी यूज़ करेंगे, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो उसको हमें इग्नोर करना पड़ता है, लेकिन जब हम उसको इक्वल में लेते हैं तो वहाँ पर आर एंड टी ज़रूर मेंशन करेंगे। देन सिंस ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, जैसे कि हमें पता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होती है वो मोलर कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करती है, यानी कि वो सी पे डिपेंड करेगी किसी भी सोल्यूशन की। तो देयरफॉर इट विल आल्सो बी अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दैन इसकी डिटर्मिनेशन होगी मोलर मास की अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ फैक्टर इक्वेशन। वांट ऑफ फैक्टर इक्वेशन में हमें पता है कि हमें ये इक्वेशन यूज़ करनी है। तो यहाँ पर क्योंकि पता है कि C की वैल्यू जो होती है दैट इज़ इक्वल टू पाई ओवर वी, अगर हम यहाँ पर एन ओवर वी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एन ओवर वी को C की जगह पर यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अभी हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आएगी, इसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। तो ये जो इक्वेशन होगी दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वांट ऑफ फैक्टर इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ये याद रखना है कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वांट ऑफ इक्वेशन आएगी दैट इज़ अ पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पर हमें पता है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? डब्ल्यू वी, वेट ओवर मोलर मास। तो यहाँ पर बी को हमने सैल्यूट लिया, तो सैल्यूट लेने के लिए इस वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर हम यूज़ करेंगे, चाहे इस इक्वेशन में कर लो, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बार बार यूज़ करेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? नेक्स्ट टर्म इज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसो का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आइसो का मतलब होता है सेम, एंड टॉनिक का मतलब हम टेम्परेचर की बात करेंगे। जो सॉल्यूशंस हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लो कि उसका टेम्परेचर जो होगा, उन सॉल्यूशंस का टेम्परेचर जो होगा वो सेम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा एट सेम टेम्परेचर, दैट इज़ कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल, हम मान लो कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? 0.91% ऑफ अ सोडियम क्लोराइड। तो वो क्या होता है? एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा इनसाइड द ह्यूमन आरबीसी। रेड ब्लड सेल जो है उसमें सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है, उसकी कंसंट्रेशन 0.91% होती है। इस सोल्यूशन में कॉर्पसल जो होते हैं ना तो वो स्वेल करते हैं ना ही श्रिंक करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? आइसोटोनिक। देन हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होंगे? इफ़ अ सोल्यूशन हैज़ अ मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द सम अदर सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन से एक सोल्यूशन जो हम यूज़ करें उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो उसका मतलब वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होगा? कोई भी सोल्यूशन अगर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बाकी के सोल्यूशन से लेस है तो वो क्या होगा? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, हाइपोटोनिक की एग्जांपल क्या होगी? मान लो कि हमारे पास प्योर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, उसकी कंसनट्रेशन जो है 0.9% से ज़्यादा है,
तो मतलब वो हाइपोटोनिक है। अगर हाइपोटोनिक की बात करें, अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी प्योर NaCl सोल्यूशन है और उसके कंसनट्रेशन 0.91% से कम होगी तो वो हाइपोटोनिक कहलाएगी। इसका एक न्यूमेरिकल है। मान लो कि हमारे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब का एक एक्वा सोल्यूशन है प्रोटीन का, और वो 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन कर रहा है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सोल्यूशन एट 300 Kelvin इज़ फाउंड टू बी 2.57 इंटू 10⁻³ बार। उसका प्रेशर क्या होगा? 2.57 इंटू 10⁻³ एंड कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। तो हमने मोलर मास कैलकुलेट करना है। इसकी आर की वैल्यू दी गई है। आर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, चाहे आपको पेपर में गिवन हो चाहे ना हो, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू द वांट ऑफ इक्वेशन वी हैव द इक्वेशन एज दिस वन इक्वेशन आपकी फाइनल है। तो इसमें सारी की सारी वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। दैट इज़ वी की वैल्यू गिवन है, WB, दैन T टेम्परेचर की, आर की वैल्यू गिवन है, आपको याद होनी चाहिए, पाई की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। तो सारी वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन में यूज़ कर ली। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट 61039 ग्राम पर मोल, इसका आंसर आ गया। देन उसके बाद है एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास में कुछ केसेस आते हैं, जैसे कि एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? जैसे कि सोल्यूट पार्टिकल्स को हम कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ पर मान लो कि मेरे पास डिफरेंट n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे ए, उसको मैंने कंबाइन किया, एसोसिएट किया, एक दूसरे के साथ उनकी बाइंडिंग हुई, तो मेरे पास AN मॉलिक्यूल आ गया। मतलब कि AN मॉलिक्यूल जो होगा वो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, लेकिन n नंबर ऑफ A मॉलिक्यूल जो थे वो सिंगल एटम थे, सिंगल मॉलिक्यूल थे, n नंबर। ओके, तो 10 टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इसमें सोल्यूशन में, वो लेस नंबर हो जाएंगे पहले के कंपेरेबल। तो मतलब कि यहाँ पर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो लोअर होगी। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है इथेनोइक एसिड की। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल थे इथेनोइक एसिड की, तो उनको हमने डाइमर बना दिया, मतलब वो दोनों कंबाइन कर लेंगे और एक मॉलिक्यूल बना देंगे। देन नेक्स्ट इज डिसोसिएशन। अभी पहले वाले से ये ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास जो AB है, एक मॉलिक्यूल है, इसको हमने आयन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि डिफरेंशिएट कर दिया इसका। अभी इसका क्या होगा कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इसकी लार्ज हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट। तो यहाँ पर एग्जांपल है KCl हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड एक मॉलिक्यूल है, इसको जब हम आयनाइज कर देंगे, तोड़ देंगे यानी कि, तो ये पहले से ज़्यादा नंबर के हो जाएंगे, इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हायर हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट। देन नेक्स्ट इज़ अ वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो होती है किस चीज़ की? नॉर्मल मोलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सोल्यूट की ही नॉर्मल मोलर मास लेना है और ऑब्जर्व्ड मोलर मास लेना है। नॉर्मल मोलर मास को न्यूमरेटर में लेना है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास को डिनोमिनेटर में लेना है। देन इसके कुछ केसेस हैं। फर्स्ट केस में एसोसिएशन होगी। एसोसिएशन के केस में क्या है, जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगी दैट इज़ मोर देन नॉर्मल मोलर मास, तो इसका आई का जो फैक्टर होगा उसकी वैल्यू 1 के लेस देन होगी। सीधी सी बात है कि अगर नॉर्मल मोलर मास हमारे पास ज़्यादा होगा तो वो 1 की वैल्यू से ज़्यादा होगा, आई की वैल्यू हमें 1 से ज़्यादा देगी। अगर ऑब्जर्व्ड मोलर मास ज़्यादा होगा तो आई की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। अगर दोनों इक्वल होंगे तो आई की वैल्यू 1 की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई थर्ड वैल्यू में क्या है, पॉइंट में अगर कोई भी चेंज ना आएगा, कोई भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन ना होगी, तो आई की वैल्यू 1 की इक्वल आ जाएगी। ओके, देन वांट ऑफ फैक्टर जो है उसके साथ हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो फर्स्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर डिसोसिएट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी सब्सटेंस को, तो उसका हम कैसे मेजर करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिसोसिएटेड, उन नंबर को हम ऊपर लेंगे रेशो के, और डिनोमिनेटर में क्या लेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन। देन m, व्हाट इज m? नंबर ऑफ आयन डिसोसिएटेड, जितने भी आयन डिसोसिएट हो चुके थे। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 1 मोल ऑफ सोल्यूट को, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेफ्ट अनडिसोसिएटेड, यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ मोल्स अनडिसोसिएटेड रह जाएंगे वो होंगे 1 माइनस अल्फा।
नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ आयंस जितने भी फॉर्म हो जाएंगे दैट इज़ एम अल्फ़ा, एंड टोटल नंबर मतलब कि जितने भी अनडिसोसिएटेड थे एंड जितने भी फॉर्म हो चुके दोनों को प्लस कर लिया, वो दोनों टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स हो जाएंगे. देन आई इज़ ऑब्जर्व नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर नॉर्मल नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट. तो यहाँ पर आई की वैल्यू जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी I-1 ओवर M-1. तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन हो जाएगी. जब आप कोई भी एग्जांपल लोगे, मान लो कि KCl और NaCl, तो इसके जब आप डिसोसिएट करेंगे उसको, मान लो कि NaCl को आपने डिसोसिएट किया तो दो आइंस बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. तो टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास कितने आए? 2. तो आपने यहाँ पर वैल्यू को फिल कर देना है. मान लो कि आपने अल्फ़ा से कैलकुलेट किया तो इसकी एम अगर आपको 2 पुट करेंगे इसकी, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू I-1 ओवर 2-1. देन नीचे 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी? I-1. ऐसे ही आपकी नेक्स्ट वाली एग्जांपल होगी. देन डिग्री ऑफ एसोसिएशन. इसमें एसोसिएशन में क्या होगा? दैट इज़ अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस एसोसिएटेड ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन. तो इसमें हमारे पास पहले क्या हो गए थे? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स सिंगल थे, देन उसके बाद मॉलिक्यूल बन चुके थे, एंड देन सबसे पहले इसकी जो डेरिवेशन है कैसे स्टार्ट करनी है? नंबर ऑफ़ स्पीसीज, जितने भी नंबर ऑफ़ स्पीसीज जहाँ पर बने उसकी कंसंट्रेशन ले लें, दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ओवर एन. अल्फ़ा ओवर एन कैसे आएगा? अल्फ़ा मीन्स नंबर ऑफ़ मोल्स एंड एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन. देन अल्फ़ा की जितने भी ए की जितनी भी कंसनट्रेशन होगी दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा. तो आई की वैल्यू हमारे पास रेशियो क्या आएगी? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे आएंगे? यहाँ पर दोनों ही चीज़ों को कि हमारे पास मॉलिक्यूल जो सिंगल बन गया था और उसके पहले वाला कंसनट्रेशन जो सिंगल थी, सिंगल मॉलिक्यूल थी, उन दोनों चीज़ों को हमने क्या करना है? प्लस करना है. तो प्लस करने के बाद टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे इतने. Then I is the observed number of moles over total number of moles of solute. हमने यहाँ पर I की वैल्यू जैसे सादी निकाली थी तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन दे देगी. अल्फ़ा इज इक्वल टू I-1 ओवर 1 ओवर N-1. देन I की वैल्यू आएगी नॉर्मल मोलर मास ओवर ऑब्जर्व्ड मोलर मास. ओके, देन ये वाली इक्वेशन आपकी फाइनल इक्वेशन होगी. आपने यहाँ पर एसोसिएशन के लिए इसको लेके चलना है और ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है. अगर यहाँ पर और न्यूमेरिकल होंगे तो आपने एसोसिएशन के लिए इस वैल्यू को यूज़ करना है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आ गया होगा. अगर कोई भी क्वेश्चनिंग होगी तो आप कमेंट्स में कर सकते हो. अगर कोई भी वीडियो में कोई डाउट है कमेंट्स में आप बता सकते हो. और अभी आपका ये यूनिट ख़त्म हो चुका है. आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. ओके स्टूडेंट्स.